Hello student, welcome back to this channel. Thanks for clicking. You are watching Gyan Sagar Study Point. Today I am going to start with a new topic. I will discuss a theory of personality by Cattell. Cattell theory of personality. आज की इस वीडियो में हम कैटेल की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की थ्योरी डिस्कस करेंगे। जो कैटेल ने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में क्या कहा और क्या थ्योरी उन्होंने दी है। तो कैटेल की थ्योरी के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन 20 मिनट फुल फ्लैश थ्योरी, बट आई विल ट्राई टू टेल यू मैक्सिमम अबाउट दिस थ्योरी ब्रीफली, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। कैटेल जो थ्योरी थी, वो कैटेल ने जो पर्सनैलिटी की थ्योरी की बात करी थी, उन्होंने सबसे पहले अगर नेचर की बात करें तो थ्योरी के, तो उन्होंने इम्पेरिकल ऑन द बेस ऑफ इम्पेरिकल अप्रोच के आधार पर, तो कैटेल ने ऑन द बेस ऑफ इम्पेरिकल रिसर्च के आधार पर उन्होंने अपना इंडक्टिव हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्पायरल, इंडक्टिव हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्पायरल, ये अपनी थ्योरी उन्होंने जो मॉडल दिया था तो शुरू में। तो इसका मतलब था, इंडक्टिव का मतलब था कि जो इंफॉर्मेशन थी उनको इकट्ठा करना, और हाइपोथेसिस बनाना अपनी रिसर्च के आधार पर। उसके बाद डिडक्शन में है जो कंक्लूजन निकालने के बाद स्पाइरल का मतलब होता है कि जो रिसर्च किया उसको दोबारा से करके देखना कि जो हमने पहले किया है, जो पहली वाली रिसर्च से हमारे रिजल्ट आए हैं, दूसरी बार में भी वही रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसकी लाइबिलिटी चेक करने के लिए स्पाइरल का मतलब होता है कि दोबारा से सारी रिसर्च को एक बार फिर से करके देखना। तो इसी हल ने भी एक थ्योरी दी थी, हल की थी हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच। तो ये अप्रोच जो थी वो हल के द्वारा दी गई थी, तो ये इससे अलग है, वो अलग है। तो वो इंडक्टिव हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्पाइरल है, ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच है बाय हल। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में इंडक्टिव हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्पाइरल लिखा गया है, पूछा है किसने ये टर्म ड्राइव्ड की थी, तो कैटेल का नाम आएगा। अगर हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच की बात आती है तो हल का नाम आएगा। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इसमें तो उन्होंने मल्टीवेरिएट टेक्निक को अपनाया। अब यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट टेक्निक की भी बात यहीं पर कर लेते हैं। यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट में क्या होता था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम इफेक्ट देखते हैं। तो ये था यूनिवेरिएट टेक्निक्स में। परंतु मल्टीवेरिएट टेक्निक्स कहते हैं कि जितने भी मोर देन वन, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सभी को, और जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं सभी को ही टेस्ट करके देखो, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक्चुअल आए। ये एक ही एस्पेक्ट के आधार पर, एक वेरिएबल के आधार पर हम पर्सनैलिटी का अनुमान नहीं लगा सकते। तो उन्होंने मल्टीवेरिएट अप्रोच को अपनाया कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, सबके बारे में हमें विचार करना है। उसका इफेक्ट सभी इंडिपेंडेंट का सभी डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना है, तभी हम किसी जो रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट अप्रोच का बीच का जो डिफरेंस था। यूनिवेरिएट अप्रोच कहती है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, परंतु मल्टीवेरिएट कहती है कि जितने एक से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनको और जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल सबको चेक किया जाए, सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सभी डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखा जाए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो अप्रोच थी फैक्टर एनालिसिस की अपनाया। फैक्टर एनालिसिस में उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक्स को अपना के, फैक्टर एनालिसिस में से किस टेक्निक्स को अपनाया। फैक्टर एनालिसिस में से
उन्होंने आर टेक्निक, पी टेक्निक, क्यू टेक्निक, तो ये सभी टेक्निक्स अपना के अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स आगे काम करते रहे वो। आर टेक्निक्स में क्या होता है, आर टेक्निक जो है पर्सनैलिटी एनालिसिस के काम आती है। आर टेक्निक जो है पर्सनैलिटी एनालिसिस के काम आती है। पी टेक्निक जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में, आर टेक्निक के द्वारा जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके जो रिस्पॉन्स लेके उनको फैक्टर एनालिसिस करके देखा जाता है पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए। पी टेक्निक जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है पी टेक्निक का, तो जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करके तभी हम उनकी पैथोलॉजी का बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। क्यू टेक्निक्स जो हैं, क्यू टेक्निक्स का प्रयोग मान लो एक बार हमने किसी कोई टेस्ट पे हम उसको अलग अलग टेस्टों के ऊपर व्यक्ति को जो अलग अलग एस्पेक्ट उसकी पर्सनैलिटी के जानना चाहते हैं, इंटेलिजेंस जानना चाहते हैं, उसकी सेल्फ स्टीम के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके सबके बारे में अलग अलग जो है डिफरेंशियल रिस्पॉन्स जो है उसका वो प्राप्त करते हैं क्यू टेक्निक्स के माध्यम से। तो उन्होंने इन फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी जो थ्योरीज हैं उनको आगे डेवलप करने की किया। तो आर टेक्निक्स के माध्यम से जो आर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, तो आर टेक्निक का इस्तेमाल करके तो दो तरह के ट्रेड्स की बात की है, सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड की बात कही है। सरफेस ट्रेड की बात करें तो सरफेस ट्रेड रेफर टू द मैनिफेस्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मैनिफेस्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मैनिफेस्ट पैटर्न का मतलब है कि व्यवहार के वो प्रतिमान जो हमें दिखते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को कोई व्यवहार कैसा कर रहा है हमें दिख रहा है, जो मैनिफेस्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर वो होता है सरफेस ट्रेड। सोर्स ट्रेड की बात करते हैं। सोर्स ट्रेड जो है, सोर्स ट्रेड रेफर टू underlying forces which determine person behavior, refer to the underlying forces which determine person behavior under which determine person behavior in surface trade, which determine person behavior in surface trade। तो सोर्स ट्रेड है रेफर टू द मैनिफेस्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये तो मैनिफेस्ट पैटर्न है। और सोर्स ट्रेड की अगर डिफाइनेशन की बात करें तो रेफर टू द अंडरलाइंग फोर्सेस विच डिटरमाइन पर्सन बिहेवियर इन सरफेस ट्रेड, कि वो पैटर्न है जो सोर्स ट्रेड जो हमारे व्यवहार दिख रहा है उसके पीछे छिपे हुए कारण वो हमारे सोर्स ट्रेड में आ जाते हैं। तो इस आर टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने ये दो तरह के फैक्टर निकाले हैं। एग्जाम में आ सकता है कि सोर्स ट्रेड किस टेक्निक से निकाले गए थे, तो आर टेक्निक का फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक का प्रयोग करके ये दो ट्रेड्स की बात कही गई है। तो उन्होंने दो और ट्रेड्स के बारे में बात करी है। तो ट्रेड के आधार पर जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए कैटेल ने एक और क्लासिफिकेशन किया है। ट्रेड के आधार पर उन्होंने कहा कि जो दो तरह के और ट्रेड बताए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और इन्वायरमेंट मोल्ड ट्रेड। इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड और इन्वायरमेंटल ट्रेड।
कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट के दो तरह का जो क्लासिफिकेशन कैटेल ने किया ट्रेट्स के आधार पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट बताए हैं, दूसरा इन्वायरमेंटल ट्रेट बताए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफर टू द बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन विच डिटरमाइन द पर्सन बिहेवियर। ये बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन होती हैं हमारी, जो हमारे हेरिडिटी से मिलती हैं, विच आर डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी। और इन्वायरमेंटल कंडीशन का आपको पता है, जो कि हमारे जन्म के बाद जो हमें मिलता है, रिक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। So these are the environmental traits and environmental और constitutional traits। तो कैटेल ने environmental और constitutional traits और environmental traits के जो इफेक्ट है पर्सनैलिटी पे उसके बारे में जानने के लिए एक टेक्निक यूज़ की है जिसका नाम है मावा, MAVA। अगर एग्जाम में आ जाता है कि मावा की फुल फॉर्म क्या है या मावा किसने यूज़ किया है, तो मावा जो है कैटेल ने यूज़ किया था। मावा का है मावा की जो फुल फॉर्म है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और इन्वायरमेंटल ट्रेट्स के इफेक्ट को देखने के लिए तो सी द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंटल ट्रेट्स ऑन पर्सनैलिटी ही यूज टेक्निक दैट इज कॉल्ड मावा, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। तो इस टेक्निक का नाम है मावा। मावा इसकी फुल फॉर्म देख लें, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। तो ये टेक्निक उन्होंने इन दोनों के इफेक्ट को जानने के लिए पर्सनैलिटी पर यूज की थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सोर्स ट्रेट की अगर बात करें तो सोर्स ट्रेट जो थे, सोर्स ट्रेट को 3 भागों में उन्होंने बांटा है, 3 टाइप के बताया है, 3 टाइप्स बताए हैं। तो सोर्स ट्रेट को पहला है एबिलिटी ट्रेट, जो हमारे स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात करते हैं। एबिलिटी ट्रेट में उन्होंने 20 अराउंड प्राइमरी लेवल पर जो है 20 एबिलिटी ट्रेट की बात करिए। सेकेंडरी लेवल पर 6 सेकेंडरी और 2 जो है वो हायर ऑर्डर जो है ट्रेट की एबिलिटी ट्रेट्स की बात की है, हायर ऑर्डर एबिलिटी ट्रेट्स की बात करी है। पर्सनैलिटी एबिलिटी ट्रेट जो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं, और 20 प्राइमरी ट्रेट्स और 20 प्राइमरी एबिलिटी ट्रेट्स, प्राइमरी एबिलिटी ट्रेट, सेकेंडरी एबिलिटी ट्रेट और हायर ऑर्डर एबिलिटी ट्रेट्स। तो 26 जो है ये जो मैक्रा कोस्टा का 5 फैक्टर मॉडल है उसमें भी इनको जगह मिली है। मतलब ये पहले ही कैटेल ने उसकी बात कर ली थी मैक्रा कोस्टा से। हायर ऑर्डर में मैं बता देता हूँ कि ये दोनों कौन से हैं। हायर ऑर्डर में उन्होंने GF और GC की बात जो कही है, जर्नल फ्लूइड इंटेलिजेंस जब हम पढ़ेंगे तो जर्नल फ्लूइड और जर्नल क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस की बात उन्होंने की है, तो ये 2 फैक्टर हैं, हायर ऑर्डर फैक्टर हैं, एबिलिटी ट्रेट में आते हैं। तो GF GC जो है हमारे एबिलिटी ट्रेट हैं, जर्नल फ्लूइड जर्नल क्रिस्टलाइज। तो ये हमारे सेकंड फैक्टर की बात जो उन्होंने की है टेम्परामेंट डायनेमिक ट्रेट्स। Dynamic traits, these are involved in determine the goal directed behavior। तो जो हमारे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हैं, these traits dynamic traits are goal directed behavior, determine the goal directed behavior। तो इनकी बात हम दोबारा फिर आगे इसी उसमें वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में टेम्परामेंटल ट्रेट की बात करते हैं। टेम्परामेंटल ट्रेट्स रेफर टू द इन्वॉल्वड इन डिटरमाइन द स्टाइल ऑफ बिहेवियर, कि जो हमारे व्यवहार करने का स्टाइल है, पैटर्न्स हैं, उनकी बात करते हैं। टेम्परामेंटल ट्रेट इन्वॉल्व इन स्टाइल ऑफ बिहेवियर, स्टाइल ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं। तो ये एबिलिटी ट्रेट, डायनामिक, टेम्परामेंटल, सोर्स ट्रेट को 3 भागों में बांटा गया है।
तो डायनेमिक ट्रेड्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को बताते हैं, टेम्परामेंटल ट्रेड जो है हमारे स्टाइल ऑफ बिहेवियर को। तो डायनेमिक ट्रेड जो है, डायनेमिक ट्रेड्स को दो भागों में बांटा है उन्होंने, एक अर्ग और दूसरा सेंटिमेंट। अर्ग और सेंटिमेंट की बात कही है। उसके बाद टेम्परामेंटल ट्रेड जो है वो तो दो भाग हैं इसके, इसको दो भागों में बांटा गया है, डायनेमिक ट्रेड्स को अर्ग और सेंटिमेंट। तो इनकी बात हम नेक्स्ट आगे भी इसी पार्ट में करेंगे। टेम्परामेंटल ट्रेड्स, उसके बाद आता है स्टाइल ऑफ बिहेवियर हमारे बताते हैं ये। इसके बाद हम सोर्स ट्रेड के लिए किस जेनेसिस, कहाँ से इनको जनरेट किया, कहाँ से इनको निकाला उन्होंने, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो सोर्स ट्रेड की बात हम कर रहे हैं, तो सोर्स ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए तो उन्होंने 3 तरह के जो मेथड थे वो इस्तेमाल किए थे। तो इसमें एक लाइफ रिकॉर्ड डाटा, जिसको हम एल डाटा बोल देते हैं, क्वेश्चनियर मेजर, क्यू डाटा और ऑब्जेक्ट टेस्ट, जिसको टी डाटा। एल डाटा, क्यू डाटा, टी डाटा, 3 तरह की जो उन्होंने मेथड, जो टेक्निक्स थी वो यूज की थी इन सोर्स ट्रेड को एक्सप्लोर करने के और इसके बारे में जानने के लिए। अभी तक जो हमने जाना है उससे ज़्यादा जानने के लिए सबसे पहले हम एल डाटा की बात करते हैं। एल डाटा के बारे में, तो एल डाटा जो लाइफ रिकॉर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लाइफ रिकॉर्ड डाटा, जो लाइफ रिकॉर्ड किसी व्यक्ति की लाइफ से संबंधित जो डाटा था, उसके जीवन के रिकॉर्ड्स को जानकर लेके वहाँ से उन्होंने इसके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश की है। तो एल डाटा में जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन थी, वो जैसे कि कोई सिचुएशन है, कोई व्यक्ति कहीं पर भी है, कोई जॉब करता है, कोई टीचर स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो उसके वहीं सिचुएशन पे जाके उससे टेस्ट दिया गया कि उससे पूछा गया उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके जो भी प्री प्लान्ड क्वेश्चन थे वो सभी उससे पूछे गए। तो वो उनके बारे में, जो उसकी लाइफ के रिकॉर्ड इवेंट्स थे लाइफ के बारे में, वो सभी चीज़ें, जो डाटा था वो इकट्ठा किया गया। तो 1000 लोगों पे जो ये डाटा उन्होंने डाटा इकट्ठा किया था, तो इसके अंदर उन्होंने पर्सनैलिटी स्फीयर की बात की है। पर्सनैलिटी स्फीयर रेंज ऑफ पर्सनैलिटी वर्ड विच personality sphere range of personalities words which determine personality comprehensively। तो जो पर्सनैलिटी को कंप्रहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें बता सकें, तो वो पर्सनैलिटी वर्ड्स जो थे वो निकाले गए इसमें से, इसको पर्सनैलिटी स्फीयर बोलते हैं। पर्सनैलिटी स्फीयर के जो था वो एडजेक्टिव किसी लैंग्वेज के लेक्सिकल हाइपोथेसिस के आधार पर बेस्ड था। ये स्फीयर जो था वो लेक्सिकल हाइपोथेसिस पर बेस्ड था। लेक्सिकल हाइपोथेसिस जो थी वो आलपोर्ट के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था, लेक्सिकल हाइपोथेसिस। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले लेक्सिकल हाइपोथेसिस जो टर्म थी वो आलपोर्ट ने दी थी। इसमें क्या होता है कि किसी लैंग्वेज के अंदर, मान लो इंग्लिश में हम किसी की पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उस लैंग्वेज में जितने भी एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव आप समझते हो कि जैसे ब्रेव है, फॉरवर्ड है, ब्यूटीफुल है, जो भी किसी का एडजेक्टिव हम विशेषण यूज करते हैं, वो सभी एडजेक्टिव निकाले गए। उन एडजेक्टिव को ये 4500 के पास थे वो, उनको उसके आधार पर भी ये लेक्सिकल हाइपोथेसिस के आधार पर आगे हमने ये काम करना इन्होंने शुरू किया। तो इस तरह से उन्होंने 1000 सब्जेक्ट को लेके
उसमें एक 171 जो थे वेरिएबल, इतने वेरिएबल्स को यूज़ किया गया। इन वेरिएबल के आधार पर जो उन्होंने जो फाइंडिंग निकाली, जो उनको डाटा प्राप्त हुआ, तो इस एल डाटा के मेजर से उनको मिले 15 फैक्टर। 15 फैक्टर 15 फैक्टर मिले। 15 फैक्टरों को उन्होंने लिखा A B C D E F G H I J K L M N O। तो इस तरह से उन्होंने इन सभी फैक्टरों को जो ABC के फॉर्म में लगा दिया। तो इस तरह से ABC की जो एक फर्स्ट फैक्टर को A, सेकंड को B, थर्ड को C, इस तरह से करके उन्होंने 15 फैक्टर्स के नामकरण कर दिया। तो 171 वेरिएबल थे, 1000 सब्जेक्ट एल डाटा में यूज किए गए। तो अब बात करते हैं क्यू डाटा की। क्यू डाटा में किस तरह से उन्होंने फैक्टर को, मैं बहुत ही आप लोगों को ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है फिर। तो हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट बन जाएं और फिर सेकंड पार्ट में आप लोग उन चीज़ों को देख लेना। तो उसके बाद क्वेश्चनेयर मेजर की बात करते हैं। तो क्वेश्चनेयर जो क्वेश्चनेयर मेजर की बात करते हैं, जिसमें 16 PF जो उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो था उसको एडमिनिस्टर किया गया। एक वही 1000 जो सब्जेक्ट थे उन्हीं 1000 सब्जेक्ट के ऊपर 16 PF को एडमिनिस्टर किया गया। तो उसके बाद उन्होंने जो फैक्टर मिले थे वो 21 फैक्टर प्राप्त किए थे। इन 21 फैक्टर में जो अभी मैंने बताया था एल डाटा वाले, एल डाटा से जो निकाले थे 15 फैक्टर, तो इसमें उन्होंने देखा, मैग्नीट्यूड देखा कि कौन से ज़्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, जो उनसे ज़्यादा हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड थे। तो उन जो मैग्नीट्यूड के आधार पर उन्होंने 16 को रखा। इसमें से उन्होंने सिर्फ 16 फैक्टर्स को अपने सेकंड उसमें रखा। फर्स्ट में 15 रखे थे, सेकंड में 16 रखे। तो 15 पहले, और इसमें से इन्होंने कुछ काट दिए थे। तो वो जो कटे थे वो थे D, J और K। ये 3 जो फैक्टर थे, तो इसमें से पहले वाले में से उन्होंने कट कर दिए थे, सेकंड में नहीं रखे थे इनको। तो सेकंड में उन्होंने सिर्फ 12 रखे। तो 16 तो डाटा में से निकाले थे, इसमें से भी उन्होंने 12 रखे थे। तो 12 अपनी 16 PF बना में जो यूज किए गए हैं 12 फैक्टर वो, और 4 फैक्टर जो थे यूनिक फैक्टर थे। यूनिक 4 जो थे इन सबसे अलग थे, यूनिक फैक्टर जिनको बोलेंगे। तो इसलिए 12 और 4 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर। तो इस तरह से उन्होंने 16 PF का जो था बनाई थी। तो क्वेश्चनेयर मेजर का इस्तेमाल करके 21 फैक्टर निकाले, रिटेन किए थे। 16 को रखा था मैग्नीट्यूड के आधार पर, कोरिलेशन के आधार पर। उसमें से भी जो इन दोनों को मिलाया गया, तो जो इन दोनों में से ये 3 को निकाल दिया गया था, D, J और K। अभी हमने ABC करके पूरे बताए थे। तो इन तीनों को निकाल के 12 रखे। 12 में 4 एडिशनल जो यूनिक थे वो रखे, और इस तरह से 16 फैक्टर को क्वेश्चनेयर मेजर में उन्होंने रखा। तो ये थे क्वेश्चनेयर मेजर के द्वारा जो फैक्टर उनको प्राप्त हुए थे। तो इसके बाद जो थे टी डाटा मेजर जो था, ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल टेस्ट जो थे, उनको इस्तेमाल करके उन्होंने कितने जो थे 62 फैक्टर निकाले गए थे। 62 फैक्टर 62 फैक्टर में अलग अलग भागों में कैसे उन्होंने डिवाइड किया था। इसमें से 15 जो थे एबिलिटी ट्रेट थे, 15 एबिलिटी ट्रेट, और 21 जो थे एबिलिटी ट्रेट थे, 21 टेम्परामेंटल ट्रेट, और 26 जो थे डायनेमिक ट्रेट थे। तो ये टी डाटा मेजर के साथ उनको प्राप्त किया गया था। तो इसके लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल इंडेक्स का यूज किया था, यूनिवर्सल इंडेक्स
यूनिवर्सल इंडेक्स में 1 to 15 एबिलिटी ट्रेट और 16 to 37 टेम्परामेंटल ट्रेट और 38 to 62 जो थे डायनेमिक ट्रेट। तो इनको यूनिवर्सल इंडेक्स के साथ उन्होंने ऐसे ताकि वो याद रहें उनको लगाया था। तो ये थे क्यू डाटा, टी डाटा, एल डाटा के आधार पर फैक्टर को कैसे निकाला था। तो ये उसके बाद कुछ और इसकी थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं उनको डिस्कशन कर लेते हैं। पर्सनैलिटी को जो डेफिनेशन दी थी, स्टैटिस्टिकली डिफाइन करने की कोशिश की थी। बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ सिचुएशन एंड पर्सनैलिटी। तो आर होता है बिहेवियर, फंक्शन ऑफ सिचुएशन और पर्सनैलिटी। तो बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ सिचुएशन एंड पर्सनैलिटी। तो बाद में उन्होंने इस फॉर्मूले को जो था इसमें मॉडिफिकेशन की।